जय श्री राम दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक को समझें कि मैं ये टॉपिक आपको क्यों समझाना चाहता हूँ। ग्रहों के संबंध की व्याख्या की जाती है कि ग्रह एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते हैं। विंशोत्तरी दशा अध्याय में यह आपको बताया गया है कि ग्रहों के संबंध किस प्रकार के हो सकते हैं, परंतु अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यही संबंध राशियों के और उनके भावों के भी हैं। यह संबंध 6 प्रकार के होते हैं। एक दूसरे से आमने सामने यानी कि समसप्तक होना, 2-12, 3-11, 4-10, 5-9 तथा 6-8, जिसको षडाष्टक योग कहा गया। समसप्तक होने का अर्थात है कि एक दूसरे के सामने होना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर लग्न के सामने उसका जो नेगेटिव है वो है। जैसे कि मंगल के लिए शुक्र, शनि के लिए चंद्रमा। शनि को ना दोनों रॉयल साइंस दिए गए 10 और 11 लगन के लिए, उनके सामने जो है दोनों रॉयल साइंस, लेकिन 4 और 5 राशि है। आपने भी सुना होगा अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। जब दो भाव एक दूसरे के सामने हैं तो दोनों की एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी है और एक दूसरे के प्रति असहज भाव भी है, सहमति भी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को मानते नहीं हैं, उनकी सहमति नहीं। तभी तो आपका पार्टनर आपको या तो पूरा करता है या आपसे झगड़ा करके आपसे अलग होने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। यही समसप्तक है। तो दो ग्रहों के मध्य अगर समसप्तक का संबंध हो तो यह दर्शाता है कि आप एक दूसरे के पक्ष में हैं या विपक्ष में। अब ये तो मैंने लगन के बारे में बोल दिया। दूसरा और 8वां घर एक दूसरे से समसप्तक है। दूसरा घर कमाने का है, 8वां घर आप जानते ही हैं मृत्यु का है। दूसरे घर में आपकी फैमिली आती है, 8वें घर में आपके पत्नी, आपके स्पाउस की फैमिली आती है। इसी प्रकार तीसरा घर आपके भाई बहन हैं, 9वां घर आपके पत्नी के भाई बहन हैं। 9वां घर धर्म का है और तीसरा घर अधर्म का। अधर्म का इसलिए है क्योंकि वो एक विचार है, ऐसा विचार जो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। पर धर्म हर किसी के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्म हर किसी के लिए अलग है। इसी प्रकार चौथा घर आपका कर्म है, आपका सुकून है, आपके कंफर्ट्स हैं। 10वां घर आपका कर्म है। आप ये कह सकते हो कि चौथे घर में काम नहीं है, कंफर्ट्स है, और 10वें घर में कर्म है। आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ये अपोजिट टोन है कि एक कुछ कह रहा है, दूसरा जस्ट उसके अपोजिट कह रहा है। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं और मैं चाहता हूं कि आप सोचें। इसी प्रकार एक और संबंध है जिसका नाम है 2-12। 2-12 का संबंध मुख्य रूप से यह बताता है कि या तो आपने कुछ इकट्ठा किया है या आपको कुछ छोड़ना है। किसी भी भाव से दूसरा घर उसको इकट्ठा करना है और 12वां भाव उसे छोड़ना है। अगर आप किसी भी भाव पे जाएंगे, मान लीजिए आप तीसरे भाव पे जाते हैं, तो मन का, अवचेतन मन का धन क्या है? मन। चीज़ों को कंफर्टली सोचना, मन में रखना, इमोशन में आना। और उसका नुकसान क्या है? बोल देना। अवचेतन मन की बात, नुकसान यही तो है ना, बोल देना। जब आप बोल देते हैं तो बात चली गई। इसलिए अवचेतन मन यानी कि तीसरे घर से भी ऐसा देखा जा सकता है। तीसरे घर से अगर आप देखें तो अपने मन में, अपने मन मुताबिक चीज़ें हो जाना, वो आपका धन है, आपका भाव, क्योंकि आपने इकट्ठा किया है। और अगर उसकी हानि हो रही है तो आपने बोल दिया, 12वां घर। और मैं ये चाहता हूँ कि ना आप सभी भावों से देखें, ये सिर्फ ना दूसरे या तीसरे भाव से नहीं है। आप भावों को पढ़ें और एक बार ये सोचें कि इससे दूसरे भाव में क्या मिलता है और इससे 12वें भाव में किस बात की हानि हो रही है। अब हम आते हैं तीसरे संबंध पर, जो है 3-11 का संबंध। 3-11 का संबंध क्या दिखाता है? तीसरा घर साहस का है, 11वां घर आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है।
सपोज कीजिए, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लग्न से तीसरा घर तीसरा है और लग्न से 11वां घर 11वां है। इसका मतलब यह है कि लग्न के लिए साहस इंपॉर्टेंट है, और अगर आप साहस करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो दो ग्रहों के मध्य ये संबंध होता है कि, या दो भावों के मध्य संबंध होता है, जैसे मैंने आपको बताया 3-11। तीसरा भाव साहस का है और 11वां भाव लाभ का है। तो हर घर का साहस क्या है, हर लग्न का साहस भी देख सकते हैं आप। हर लग्न का साहस, हर घर का साहस। तीसरे घर का जो साहस है वो बुद्धि है। साहस बुद्धि है। आपका अवचेतन मन जब किसी बात को समझ जाता है तो आपके दिमाग, आपकी बुद्धि में आ जाता है और आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। 11वां घर जो है वो आपके लाभों का है, किसी भी स्थान से लाभ। अगर आप किसी भी लगन को उठाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसका लाभ क्या है। तीसरे घर का लाभ क्या है? पहली राशि यानी कि मेष। मेष मतलब अपने बारे में सोचना, यही तो लाभ है ना। इसलिए तीसरे घर के लिए अगर आप साहस कर रहे हैं तो आप उसके लाभ के बारे में सबसे पहले ये सोचें कि वो मेरे बारे में होगा। मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि आप लग्नों से देख सकते हैं, आप राशि से देख सकते हैं, आप भावों से देख सकते हैं। संबंध को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन्हीं पर पूरे योग निर्धारित किए गए हैं। जितने भी योग हैं वो इन संबंधों के आधार पर ही हैं, इन संबंधों से अलग नहीं है। और मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि संबंध से किसी ग्रह के विचारों का पता चलता है कि वो ग्रह क्या विचार करता है। अगला संबंध है 4-10 का किसी भाव से चौथा हो जाना या किसी भाव से 10वां। तीसरे भाव का सुख, क्योंकि चौथा घर सुख स्थान है, इमोशन है। तीसरा भाव साहस है। साहस का सुख क्या है? आप समझते हैं जो आप मेहनत, डे टू डे रूटीन। छठा घर। और अगर आप देखें तो किसी का कर्म क्या है, ये भी आपको समझ में आता है। तुला राशि यानी कि तुला, सातवें भाव का कर्म क्या है? चौथी राशि। समाज का कर्म क्या है? शांति की स्थापना करना, यही तो चाहते हैं ना, समाज का कर्म। आपकी वाइफ का कर्म क्या है? सुकून देना, आपको सुकून देना। तीसरा घर ना, मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि तीसरा घर ना ट्रेडिंग का भी है। ये अभी ध्यान रखिएगा, तीसरा घर ट्रेडिंग का भी है। तो अगर आप किसी भी लगन को उठाते हैं ना तो आप ये देख पाएंगे कि उस लगन का सुख क्या है, उसे कंफर्ट कहाँ मिलता है, और उसे उसका कर्म क्या है, 10वां घर। इसी प्रकार ग्रहों में भी संबंध होता है कि वो एक दूसरे से 4-10 बैठे होते हैं। सपोज कीजिए बृहस्पति बैठा है चौथे घर में और शनि बैठा है लगन में, तो अगर हम बृहस्पति से गिनेंगे तो वो 10 घर आगे होगा, लेकिन अगर हम शनि से गिनेंगे तो वो 4 घर आगे होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि चौथा घर ना कंफर्ट का है, इंसान को ये रियलाइज कराने का है कि यार आराम से बैठा जाए। और 10वां घर जो है वो टॉप की पोजीशन है, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वहाँ पे आपको अकेले ही बैठना पड़ता है, आप किसी के साथ नहीं बैठ सकते वहाँ पे, क्योंकि वो मेहनत का घर है, कर्म का घर है, आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े कर्म का। लोग ना उसे सिर्फ कर्म मानते हैं, मैं कर्म नहीं मानता। मैं कहता हूँ ये वो ओवरऑल कर्म है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि कर्म तो आपके अलग अलग होते रहते हैं। जैसे आपके पत्नी के प्रति आपका कर्म दूसरा है, आपके बच्चों के प्रति आपका कर्म दूसरा है, अपने माता पिता के प्रति आपका कर्म दूसरा है, पड़ोसियों के प्रति, समाज के प्रति कर्म अलग अलग है। पर 10वां घर मुख्य रूप से आपके कर्म, जो अच्छे कर्म हैं, जिन कर्मों से जो कर्म आप करना चाहते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। बड़ा इंटरेस्टिंग है अगला पॉइंट, 5 और 9 का संबंध। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 और 9 का संबंध क्या दर्शाता है? 5 और 9 का संबंध, आप जानते हैं कि लगन से पंचम आपकी संतान है। आपकी संतान यानी कि आप उसकी केयर करते हैं, उसे पालते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, उसे हर चीज़ देते हैं। 5वां घर यही दर्शाता है। किसी भी लगन से 5वां घर अगर आप काउंट करेंगे, किसी भाव से 5वां घर आपको संभालना पड़ता है, आपको उस भाव को संभालना पड़ता है, इसलिए वो पंचम भाव है। लेकिन अगर उसी भाव से अगर आप 9वां देखेंगे तो वो आपको संभालेगा।
याद रखिएगा, 5 और 9 के संबंध को जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि तीसरा घर ट्रेडिंग का है। ट्रेडिंग किसको संभालेगा? बाजार को। 7वां घर बाजार का है। अगर हम तीसरे घर से 7वें घर की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो 5 स्थान दूर है। और बाजार जो है वो बस्तियों को संभालता है, ट्रेडिंग को संभालता है। तीसरा घर बस्ती है। तो बाजार का ये कर्तव्य है, उसे संभालना पड़ेगा। उसे किसे संभालना है? बस्तियों को, मतलब क्लब्स को, लोगों के रहने की जगह को, स्थान को, नगरों को, इनको का संभालना पड़ेगा ना। और ऐसा नहीं करेगा तो नुकसान में रहेगा। इसलिए ना आप एक कंसेप्ट को ये सोचिए कि अगर कोई ग्रह किसी ग्रह से 5वां है तो उसे संभालना पड़ेगा ही। अब अगर वो मंगल जैसा ग्रह है जो आक्रामक है तो वो उस तरह से संभालेगा। अगर वो शनि है तो वो धीरे धीरे संभालेगा। सूर्य है तो अपने ज्ञान का प्रकाश देकर संभालेगा। इसलिए तो लगन में सूर्य अच्छा कहा गया। ये भी एक तरीका है एक्सप्लेन करने का। तो आप समझिए कि जो भी ग्रह या जो भी घर जिस घर से 5वां है वह उस घर को संभालता है, उसे बच्चे की तरह पालता है, उसे ज्ञान देता है। और जो घर जिससे 9वां है वो हमें संभालता है। मान लीजिए किसी के लग्न में शनि हो, 5वें में सूर्य हो और 9वें में चंद्रमा हो। अब शनि का पूर्ण कार्य है कि वो सूर्य को संभाले। आप देखिएगा ऐसे व्यक्ति को धीरे 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 ज्ञान बहुत मिलता है। और चंद्रमा जो है उसका जो पूर्ण है वो शनि को संभालेगा। अब देखिएगा ड्राई इमोशंस होते हैं। तो आप ना किसी भी ग्रह की या किसी भी भाव की समझ को इस तरह से भी देख सकते हैं। किस तरह से? कि उनके संबंधों से। जब मैं स्टडी करता हूँ संबंधों को तो मैं उनका ये रूप ज़रूर देखता हूँ और इन्हीं से ना संबंध बनाए गए। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो सूर्य और चंद्रमा से 2/12 में ग्रह होते हैं तो उन्हें एक योग बोला गया। चंद्रमा से 2/12 में होते हैं तो भी उन्हें एक योग बोला गया। वो योग क्यों बोला गया? क्योंकि ये कहा गया कि अगर वो सूर्य से दूसरे घर में है कोई ग्रह तो वो उसका धन है, सूर्य का धन है वो। और सूर्य से 12 में है तो सूर्य की हानि है। अब आप सपोज कीजिए कि सूर्य बुद्धि तेज, अगर उससे 12वें घर में शनि बैठा हो तो आप समझ सकते हैं कि उसकी हानि क्या होगी। मैंने बहुत विचार करके ये वीडियो बनाया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप ना इस बात को समझें कि संबंध की व्याख्या विंशोत्तरी दशा में दशाध्ययन के लिए नहीं की गई। ये पूरे ज्योतिष में एक कोड की तरह यूज होता है। लोग कहते हैं कि ये ट्राइन है। ट्राइन का मतलब क्या है? ट्राइन का पहला मतलब यह है कि 5वां घर जिसे आप संभालते हैं, 9वां घर जो आपको संभालता है। 9वां घर हमेशा लगन को संभालता है। बृहस्पति हमेशा लगन को संभालता है। या आप दूसरी कंसेप्ट में कह सकते हैं कि बृहस्पति हमेशा राजा को संभालता है और राजा हमेशा मंगल को राजा को संभालना पड़ता है। और मंगल को कौन संभालता है? गुरु। और राजा को कौन संभालता है? बृहस्पति। तभी तो ये ट्राइन है ना। आप ट्राइन का मतलब समझिए। धर्म त्रिकोण कहकर उसे ये नहीं कह दिया गया कि धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण का मतलब ये है कि एक जो सेनापति है वो अपने राजा को संभालेगा, राजा अपने गुरु को संभालेगा, गुरु अपने राजा को। आप इस संबंध को देखेंगे तो लगातार ये 1-5-9 1-5-9 बन जाता है। इसलिए इसे त्रिकोण कहा गया। अगर आप अर्थ त्रिकोण को देखेंगे तो 2, 6, 10 है। उसमें 2 घर तो सिर्फ सेवा के बता दिए गए, मेहनत के बता दिए गए। 6ठा घर और 10वां घर उन्होंने ये सोचा कि आप समझ जाएंगे कि जो अर्थ है, जो पैसा है, वो सिर्फ मेहनत से ही कमाया जा सकता है या सेवा करके ही कमाया जा सकता है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें 6ठे घर को ना मैन्युफैक्चरिंग सिटीज कहा गया कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तब मुझे समझ में आया कि दूसरे घर से
इसका 5वां संबंध क्यों है? धन किसको संभालता है? मैन्युफैक्चरिंग सिटीज को। जुबान किसको संभालती है? मेहनत। आप मेहनत कीजिए, जुबान ही बताती है मेहनत करो, धन कहता है मेहनत करो। 5-9 का संबंध ना एक ऐसा संबंध है जिसको मुझे लगता है कि ना लोगों ने ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा। मैं चाहता हूं कि आप ना इसका ये व्यू भी देखें, समझें कि किस तरह से 5वां घर यह दर्शाता है कि हम उसे कितना संभाल पाते हैं। और अगर आप उसे संभाल पाएंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसी तरह से आप सारे त्रिकोण पढ़ सकते हैं। आखिरी में आता है 6-8 संबंध। जैसा कि नाम से ही अजीब सा लगता है, सुन के लोगों को पता लगता है कि क्या है ये। षडाष्टक योग कहा जाता है किसी ग्रह का किसी से छठा होना या किसी भाव का किसी से छठा होना, और अगर हम उस भाव से गिनेंगे तो वो 8वां हो जाएगा। जैसे कि मेष लगन के लिए लगन से छठा भाव बुध का है और बुध से 8वां भाव मेष लगन बनता है। छठा भाव दिखाता है रोग रिपु ऋण शत्रु, चीजों को छोड़, मतलब जो लोग आपको सबसे ज्यादा दुखी करते हैं जीवन में, छोटे रोग। और 8वां भाव दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। मंगल लगन के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है आराम से बैठ के बात करना। छठा लगन बात बुध कि किस चीज़ों को, अपने डिस्प्यूट को, छठा अगर डिस्प्यूट का है ना, उसको आराम से बुद्धि से, बुध लगाकर बुद्धि से संभाल लेना। पर मंगल नहीं है। आप ना एक बात समझिए, मंगल जो है उसका हथियार समझिए। मंगल सेनापति है, उसके पास 2 ही हथियार है भाई। वो 2 ही घरों का मालिक है ना, या तो लगन का या 8वें घर का। या तो वो चीज़ों को पैदा कर सकता है या उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उन्हें मृत्यु दे सकता है। लगन यही तो कर सकता है ना, मेष मंगल यही तो कर सकता है। अब आप मंगल से कह रहे हो कि मुझे योग कारक बना दीजिए, तो मंगल तो अपने अकॉर्डिंग योग कारक बनाएगा। आप वो तो अपना काम करेगा, उसके पास तो 2 ही शक्तियां हैं। वो उन दोनों शक्तियों का पूर्ण प्रयोग करेगा और आपको ट्रांसफॉर्म करके एक चीज पकड़ा देगा। मंगल चीजों को पैदा करने का है, स्टार्ट करने का, बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए वो मंगल है। वो चीजों को स्टार्ट करता है। मंगल उच्च का कहाँ होता है? ड्रम बजाता हुआ जाता है। हमारे सर कहते हैं ड्रम बजाता हुआ जाता है। वो शत्रु की टेरिटरी में जाके ड्रम बजा के बताता है कि देख मैं आ गया। यही तो जीत है ना, ये तो मंगल का गुरूर है। अगर 6-8 के संबंध को समझना है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहला छठा संबंध रोग ऋण रिपु शत्रु देता है और 8वां संबंध उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि मान लीजिए ना, शुक्र का कर्म यानी कि 7वीं राशि का कर्म क्या है? सुकून देना लोगों को। 7वीं राशि की से अगर छठा भाव देखा जाए तो 12वां घर, अपने शत्रुओं को छोड़ देना उनके हाल पे। और आपको पता है उनके पास्ट के शत्रु होते हैं। अगर आप शुक्राचार्य के देखें तो बार बार शत्रु वही थे, लौट के आए। और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, छठी राशि 7वें लगन के 12वें घर में पड़ती है। अगेन पुराने शत्रु, पीछे के शत्रु। तो संबंधों की जो व्याख्या है ना, वो इस प्रकार भी की जाती है। यह आपको मैं समझाना चाहता था। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप ना संबंधों को सिर्फ इस प्रकार ना पढ़ें। आप ये समझें कि योग कैसे बनते हैं। कोई भी ग्रह, कोई भी राशि, देखिए ग्रह तो ना बहुत बड़ी एंटिटी है। ग्रह की बात आपको बहुत बाद में करनी है, क्योंकि ग्रह ना अपना रिजल्ट ऐसे नहीं देता। उसके लिए भाव और राशि जरूरी है। भाव आपके इमोशंस, या आप हाउस कहते हैं, उस हाउस की पहले बात कीजिए ना। उसके में उसकी राशि जो बैठी है उसकी बात कीजिए। और राशि और भाव एक जैसे ही हैं। और फिर आप ग्रहों की बात कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ग्रह बहुत बाद में आता है। ग्रह ना वो ड्राइवर है जो आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर छोड़ देता है। राशि वो कार है जहां पे आप बैठे हुए हो। और भाव जो है वो हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि आप। तो ना आप इस तरह से भी समझिएगा कि ग्रहों के संबंध की व्याख्या
विंशोत्तरी दशा में इसलिए नहीं की गई कि आप दशा अध्ययन को पढ़ सकें। वो आपको ये बताना चाहते थे कि ये कोड है ज्योतिष का, संबंध है ये, आप इसको पढ़िए, इसको सुनिए। जैसे कि आप सोचिए कि राहु से बृहस्पति 5 है, राहु को बृहस्पति की मदद करनी पड़ेगी, पर आप सोचिए राहु बृहस्पति की कैसे मदद करेगा? ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राहु बृहस्पति की किस प्रकार मदद करेगा? वो कहेगा अब तुम्हें पढ़ना है, कहाँ से? ऑनलाइन। वो ऑनलाइन उसको, जैसे वो बंदा फोन खोलेगा या कुछ करेगा, उसको ऑनलाइन ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने के लिए देगा जिससे उसका ज्ञान बढ़ेगा। मैं आपको ये बात इसलिए समझाना चाहता हूं कि ना, प्लीज इस तरह से भी देखिए। शुक्र से दूसरे घर में शनि बैठ जाए, धन को धीरे धीरे इकट्ठा करे। आप दुनिया भर के लोगों से पूछ लिए, लेकिन पूछिए क्यों? यही तो संबंध है। सामान्य तौर पर शुक्र से दूसरे घर में ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। 7वें घर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरे घर में ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। बदलाव जरूरी है, ये तो शुक्राचार्य ने कहा, बदलाव जरूरी है। बदलाव ही धन है और धन ही बदलाव है। आप जितना अपने आप को बदलते रहेंगे उतना आपको धन मिलता रहेगा। मुझे लगता है कि ना, ब्लैंक चार्ट पढ़ने से पहले आपको यह पता जरूर होना चाहिए कि इनमें संबंध क्या है, क्योंकि ब्लैंक चार्ट भी संबंधों की व्याख्या करता है। वो भी तो यही बताता है ना कि आपसे एक दूसरे का संबंध क्या है। इसी बात को समझाने के लिए मुझे काफ़ी समय लगा। मैं अपने कंसल्टेशन के अंदर भी ये बात बोलता हूँ कि आपको इस प्रकार से चीज़ों को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये काम नहीं करता। आप ट्राई कीजिए ना। मैं तो कंसल्टेशन करता हूँ इस चीज़ से। मुझे दशा अध्ययन से ज़्यादा ये समझ में आता है कि योग बहुत ज़रूरी है। और ना पूरे के पूरे ज्योतिष में योग लिखे गए। हमारे पुराने एस्ट्रोलॉजर ने हमें हिंट्स दिए हैं कि देखिए आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। आप सारावली पढ़िए, सारावली में पूरे के पूरे तौर पर ये योग समझाए गए हैं। और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, शनि से 4थे घर में ये होगा, शनि से 5वें घर में, आपको पता लग जाएगा ना। आप कोड पढ़िए ना। शनि अगर लग्न है, शनि कर्म, कर्म का जो है वो सुख क्या है? नए काम को शुरू करना। इसलिए पहली राशि 4थे घर में, यही तो कर्म है ना शनि का। राजा का क्या कर्म है? धन इकट्ठा करना, अनाज इकट्ठा करना, लोगों को प्रोवाइड कराना, यही तो राजा का कर्म है ना। तभी तो शुक्र जो है, दूसरी राशि जो है वो वहां आती है। मुझे लगता है कि ना, आपको ना इस तरह से समझना चाहिए। और ना मैं आपको एक बात पहले बता रहा हूँ, ये शुरुआत है। ये मत समझिएगा कि ये ज्योतिष का पूरा कोड है और हम इस तरह से काम करेंगे। नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत। ये आपको ये समझा रही है कि आप इस तरह से भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना, एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि शुक्र के पास ना 2 ही ताकत है, या तो पैसा है या रिश्ते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो वो यही दे सकता है। शुक्र की दशा में आपको 2 चीजें भर भर के मिलेंगी। अगर शुक्र खराब स्थिति में है, और खराब स्थिति ग्रह की ना होती नहीं है, वो अनकंफर्टेबल होता है, वो सिचुएशन में होता है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और आपको भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप देखना आप अपने घर में ही रहोगे। अगर आप विदेश चले जाओगे तो आप ज़्यादा खुश महसूस करोगे, क्योंकि आपको लोगों से मिलना पसंद नहीं है। ये सिचुएशन है। अगर आप प्यार से चले गए तो सोचिए कि वो आसानी से हो गया। तो ना ग्रह जो है वो बहुत हेवनली बॉडी है, वो इस तरह से इम्पैक्ट नहीं डालता जिस तरह से मुझे लगता है। और मैंने जितनी अपनी अल्पमति से, जितनी मेरी छोटी मति और गुरु के आशीर्वाद से मैं जितना समझ पाया, जितनी मुझ में चेतना है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर पाया हूँ। इवन भावार्थ रत्नाकर के अंदर भी यही कहा गया है। लोगों ने ना किसी भी चीज़ को ओवर एस्टिमेटेड करके लोगों को एक्सप्लेन करने की आदत पड़ गई है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सामान्य तौर पर किसी भी संबंध की व्याख्या, किसी भी ग्रह की व्याख्या करते समय उसके संबंधों पर ध्यान जरूर दीजिए। इसलिए
त्रिकोण को सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया। क्यों इंपॉर्टेंट कहा गया? क्योंकि एक आपको संभालता है और दूसरे को आप संभालते हो, इसलिए वो संतान है। कहा गया ना कि आपके संतान 5वां घर, आपके पिताजी 9वां घर। तो आपके पिताजी ने आपको संभाला और आपने अपनी संतान को संभाला, तभी तो वो त्रिकोण है। और राजयोग भी क्या कहा गया कि केंद्र और त्रिकोण मिल जाए, यही तो कहा गया ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संबंधों की प्रथम व्याख्या थी। राजयोग कैसे बनते हैं और क्या बनते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से विचार करूंगा, और मेरी ना सोच भी अलग है। योगों से पहले आपको ग्रहों के मध्य संबंध जरूर समझना चाहिए। मेरी और वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री राम।